गुड मॉर्निंग। परीक्षाएं ख़त्म हुई, आप सब ने अपनी आंसर शीट जमा करवा दी हों, ऐसा मुझे उम्मीद है ऐसी। जिनका अगर नहीं हो पाया तो वो मुझे एक बार बताएंगे। मैंने ऐसे पूछा भी था आप लोगों से मैसेज के थ्रू। कुछ लोगों ने बताया कि नहीं हो पाया, कारण बताया उन्होंने कि सील वगैरह हो गया उनका एरिया। तो वैसे लोग मुझे अगर और भी कोई बचा हुआ है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। तो परीक्षाएं हो गई है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिलेबस वगैरह कम हुआ है वो आपको पता ही है, लेकिन व्याकरण तो पूरा ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो देखेंगे गद्य पद्य में क्या कम हुआ है उसको उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पद परिचय। पद परिचय आपका तीसरा पाठ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है पद परिचय। पद कहते हैं जो वाक्यों में जो शब्द प्रयोग होते हैं। शब्द एक स्वतंत्र रूप में अगर प्रयोग हो रहा है तो उसको शब्द कहा जाएगा। कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र है तो वो शब्द कहा जाता है। लेकिन अगर वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो उसको पद कहेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप अक्सर देखेंगे पद शब्द तो आपको लगेगा ये होता क्या है, शब्द अलग है पद अलग है। नहीं, दोनों है एक ही। शब्द अगर वाक्य के समूह में है, उसको एक वहाँ स्थान मिल गया, उसका एक अपना स्थान है, अपना महत्व है, तो वहाँ उसको पद कहा जाता है। ठीक है। अगर वही शब्द कहीं अलग अकेला पड़ा हुआ है तो उसको शब्द कहेंगे। ऐसे इसको समझिए। तो इसकी परिभाषा है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कोई कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दीजिए। तो आप अपना परिचय देते हैं कि मैं श्याम हूँ, मेरा घर यहाँ है, मैं ज्ञानदा नेशनल एकेडमी में हिंदी पढ़ाता हूँ या हिंदी का शिक्षक हूँ। इस तरह से आप एक अपना परिचय देते हैं जिससे सामने वाला जो आप जानना चाह रहा है आपके बारे में वो बातें उसको पता हो जाए। ये नहीं कि उसको 10 बार पूछना पड़े कि अच्छा तो आप यहाँ क्या करते हैं, अच्छा तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं। नहीं, उसको पूरी बात बता देनी है। आप जिस भूमिका में उसके सामने हैं वो आपसे क्यों पूछ रहा है कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए, इतना परिचय उसको देना है। उसी तरह से वाक्य में जो पद होते हैं उनकी एक भूमिका होती है, उस जगह पर वो क्यों है, किस रूप में है, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है। तो आपको उसका पूरा परिचय देना है। तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध। दूसरे पद जो बाकी के उसमें पद हैं उससे उसका क्या संबंध है ये बताना है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। व्याकरण के हिसाब से उस शब्द का परिचय आप किस प्रकार से देंगे, यही पद परिचय है। मतलब उसकी पूरी जानकारी देना ही पद परिचय है। इसके लिए कुछ आवश्यक पहलू इसमें दिए गए हैं कि पद परिचय के लिए पदों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी अपेक्षित होती है। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं अभी आपको एक ऊपरी तौर पर समझा देता हूँ, फिर जब आप पढ़ लेंगे तब आपके मन में सवाल उठेंगे और फिर हम लोग इस पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो इसलिए आज मैं एक संक्षेप में ही इसको आपके सामने रखता हूँ। इसके लिए आवश्यक पहलू क्या है? जैसे अगर वो पद संज्ञा है, वाक्य में जो पद होंगे वो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक होगा, विस्मयादि बोधक होगा। इनमें से कुछ तो होगा ही। तो उसका आप परिचय देंगे तो कैसे देना चाहिए? तो अगर वह संज्ञा है तो संज्ञा का भेद कौन सा है वो आपको लिखना है। फिर उसका लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है, स्त्रीलिंग है या पुरुष है। वचन वो एक है या अनेक है, ये बताना है। कारक के कौन सा भेद है, वो कारक का कौन सी विभक्ति चिन्ह वहाँ प्रयोग हो रही है। क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, ये बताना है। इसी तरह से अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का कौन सा भेद है वो।
लिंग क्या है उसका, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ संबंध क्या है। विशेषण है तो विशेषण के भेद, लिंग वचन, उसका विशेष्य कौन है, किसकी विशेषता वो बता रहा है, ये भी आपको वहाँ बताना है। ठीक है। प्रविशेषण का उल्लेख अगर उसमें प्रविशेषण भी है तो। क्रिया अगर है तो वो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, ये बताना है। लिंग वचन पुरुष धातु काल वाच्य प्रयोग कर्ता और कर्म का संकेत, ये सब आपको उसमें देना है। ये आप अभी तुरंत नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ जितनी आसानी से उतनी आसानी से नहीं समझेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप इसको और बेहतर समझेंगे। अगली क्लास में फिर मैं उस पर बात करूँगा। तो अभी आपको बस मैं एक संक्षिप्त परिचय जैसा दे रहा हूँ। अगर क्रिया विशेषण है तो उसका भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश, ये दो बातें आपको बता देनी है। समुच्चय बोधक है तो उसका भेद, संयुक्त शब्द, वाक्यांश तथा वाक्यों का उल्लेख कि किसको वो जोड़ रहा है। संबंध बोधक भेद, पद, पदबंध, वाक्यांशों से संबंध का जो निर्देश होता है। विस्मयादि बोधक है तो उसका कौन सा भेद है ये बताना है। ठीक है। अब इस प्रकार पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है। व्याकरण के अनुसार उसका जो परिचय होता है कि ये क्या है, कौन सा भेद है, किस प्रकार का है, इसका संबंध क्या है, ये सब आपको उसमें बताना होता है। इसके लिए उदाहरण हम जब देखेंगे तो और समझ में आएगी बात। हम अपने देश पर मर मिटेंगे एक वाक्य है। मान लीजिए इसके हर एक शब्द का, हर एक पद का आपको परिचय अगर देना है तो कैसे देंगे। हम क्या है तो सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा है तो उत्तम पुरुष है। तो आप पुरुषवाचक नहीं लिखें, उत्तम पुरुष सीधा लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पढ़ने वाले की समझ में यह आएगा कि आपको सर्वनाम की जानकारी है। तो उत्तम पुरुष हो गया। बहुवचन है हम, आप लोग जैसे हम बोलते हैं मैं के लिए, वो वाला हम नहीं है ये। हम का मतलब कई लोग, तो हम बहुवचन है। पुल्लिंग, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो यहाँ यह पुल्लिंग रूप में ही है। कर्ता कारक है, यहाँ कारक करता है, चूँकि हम जो है वही करता है इस वाक्य में। अपने, अपने क्या है सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध बता रहा है कि किसके तो अपने। यहाँ फिर आप ने मत पकड़िएगा कि कर्ता का चिन्ह है। अपने मतलब किसके देश तो अपने देश पर, इसलिए वो संबंध कारक है। देश से संबंध बताया जा रहा है उसका। देश पर, देश क्या है संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। पर अधिकरण का चिन्ह है। किस पर मर मिटेंगे तो देश पर। मर मिटेंगे यह क्रिया है, मर मिटना क्रिया है। और यह क्या है अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, किसी पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो कर्ता स्वयं ही कह रहा है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो ये अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, भविष्यत काल है, भविष्य की बात हो रही है, उत्तम पुरुष है। और अपूर्ण पक्ष, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है। मर मिटेंगे तो कर्तृवाच्य हुआ, हम अपने देश पर मर मिटेंगे ये कर्तृवाच्य हुआ। हम जो है वह कर्ता है, उसी की क्रिया है। कौन यह क्रिया कर रहा है तो हम, यानी कर्ता है हम, जो कि क्रिया हमेशा कर्ता करता है। जो क्रिया कर रहा है उसी को तो कर्ता कहते हैं। तो इसलिए हम अपने देश पर मर मिटेंगे में कर्तृवाच्य है, हम जो है वो कर्ता है और उसी की क्रिया की बात हो रही है। तो इस तरह से हम इसका परिचय दे सकते हैं। अब आपको याद होगा मैं बीच बीच में बोलता रहता था कि आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने 8वीं क्लास तक व्याकरण पढ़ा और उसके बाद 9वीं 10वीं में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तब मैं आपको अक्सर बोलता था कि पद परिचय एक पाठ होता है जिसकी जानकारी 8वीं तक भी आपने ली है, लेकिन वो जब आप 10वीं में करेंगे तो आपको जितना भी व्याकरण का अंग है, जितनी भी चीज़ें हैं व्याकरण में, उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
अव्यय, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सबकी जानकारी होगी, तभी आप उसको वहाँ परिचय उसका दे सकेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, सब की बातें हो रही है। आप इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार पढ़िएगा और साथ ही साथ अपने किसी जूनियर का या आपके पास ही 8वीं का व्याकरण हो तो उसमें आप एक बार इन चीज़ों को फिर से पढ़ लीजिएगा। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको फिर से एक बार आपका रिवीजन हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए, ताकि आप इन चीज़ों को कर पाएँ आसानी से और आपको ये नहीं लगे कि अरे ये तो भूल गया। उसके लिए एक बार आप पुराने व्याकरण को भी सरसरी तौर पर ही पढ़ लीजिएगा। उसमें जहाँ आपको दिक्कत लग रहा हो उसको एक बार दोबारा ठीक से पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर आपको सर्वनाम के भेद नहीं याद हों, आपको अगर अव्यय में दिक्कत हो, तो आप उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। उस समय से ज़्यादा आसानी से अभी समझ पाएंगे उसको। और कोई दिक्कत अगर हो, लगे कि नहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलिएगा, मैं एक बार फिर से उसको भी पढ़ा दूँगा, ताकि आप इसमें ना फंसें। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। अब इस वाक्य में जो पद हैं क्या क्या हैं? तो पहला है रमेश। तो रमेश क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। बैठा है क्रिया है, जिसका कर्ता कौन है? रमेश है। तो संबंध भी वहाँ बताना है कि किस क्रिया का वो कारक है, कर्ता है। तो रमेश जो है वो बैठा है क्रिया है, उसका वो कर्ता है। अगला पद है वहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह स्थान बता रहा है, वहाँ स्थान बताया जा रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और बैठा है क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है, वो किस क्रिया का स्थान बता रहा है? तो बैठा है क्रिया है, उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ बैठा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बैठा है क्रिया की विशेषता बता रहा है और उसी का स्थान निर्देश कर रहा है। निर्देश का मतलब डायरेक्शन बता रहा है, किसके बारे में, किस क्रिया के बारे में बता रहा है। तो बैठा है क्रिया है, जिसके बारे में वो बता रहा है कि वहाँ बैठा है। 10वीं विशेषण है संख्यावाचक। विशेषण संख्यावाचक क्रम सूचक है ये। खैर क्रम सूचक आप नहीं भी लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग है, कक्षा स्त्रीलिंग है, तो 10वीं स्त्रीलिंग हुआ। एक वचन है, कक्षा विशेष्य का विशेषण है। अब ये 10वीं किसकी विशेषता बता रहा है? तो कक्षा, इसका विशेष्य कौन है? कक्षा। तो 10वीं कक्षा विशेष्य का विशेषण बता रहा है। कक्षा में, ये संज्ञा है कक्षा, जातिवाचक संज्ञा है, कक्षा जातिवाचक है। स्त्रीलिंग, कक्षा स्त्रीलिंग होती है। एक वचन है, अधिकरण कारक, चूँकि वहाँ में चिन्ह लगा हुआ है तो अधिकरण कारक है। बैठा क्रिया से इसका संबंध है। इस संज्ञा का संबंध किससे है? अधिकरण है तो उसका किसी से संबंध है, तो बैठा क्रिया से। अब अगला है बैठा है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं ही बैठा है, रमेश की बात हो रही है। पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, क्योंकि यहाँ रमेश मैं और तुम में से कोई नहीं है, ये तीसरा व्यक्ति है, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। बैठा है अन्य पुरुष हो गया। बैठे हो, बैठा हूँ होता तो बैठा हूँ होता तो उत्तम पुरुष होता। बैठे हो होता तो मध्यम पुरुष होता, लेकिन बैठा है तो किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुष है। ठीक है। कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य ही है और कर्ता कौन है? रमेश कर्ता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, इस पाठ को एक बार पढ़ लेना है। इसमें आपको लगे कि आपको क्या ऐसा कौन सा व्याकरण का भाग है जो आपके दिमाग में ठीक से नहीं है, आपको ठीक से याद नहीं है, या ठीक से आप उसको नहीं पहचान सकते हैं। वैसे
भाग को फिर से आप पढ़िएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, जो भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उसको वैसी कोई किताब लेके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको फिर से याद हो जाएगा वो चीज़ें याद आ जाएंगी कि इसको कैसे पहचानना है। तब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको कर पाएंगे। तो ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे तो बड़ा छोटा सा इसका परिभाषा है, बात ख़त्म है कि इसमें क्या क्या आवश्यक पहलू हैं, इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन नहीं, इसके लिए आपको पूरा व्याकरण ही एक बार पढ़ जाना है ताकि आप इसको आत्मविश्वास के साथ कर सकें। नहीं तो आप जगह जगह इसमें फंसिएगा, क्योंकि इसमें एक वाक्य में 3 जगह अंडरलाइन किया रहेगा, 3 पदों में बोलेगा इन तीनों का पद परिचय दीजिए, तो आप फंसने लगिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें याद हो। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एक बार पुराने व्याकरण को पढ़ लीजिए जो आपने 8वीं तक पढ़ा है। उसमें जो जो चीज़ें आपको लगता हो कि ये थोड़ा सा कम याद है मुझे, उसको आप बढ़िया से पढ़िए और इस पाठ को पढ़िए। इसमें जो उदाहरण है उनको देखिए, इनका अभ्यास करिए। फिर अगले दिन हम लोग इस पर और विस्तार से बातें करेंगे। इस बीच में अगर आपको कोई शंका होती है, जो आपके 8वीं तक के व्याकरण की बात मैंने की, उसमें अगर कोई नहीं समझ में आता है चीज़, तो शर्माइए बिल्कुल नहीं, आप मुझसे पूछिएगा। मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा, क्लास में भी समझा दूंगा, जैसे भी हो सकेगा। तो आप इसको उस तरह से कीजिए और निसंकोच होकर मुझसे पूछिएगा। मुझे भी पूरा व्याकरण थोड़ी याद है, तो आपको नहीं होना और कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए संकोच मत कीजिएगा, आराम से पूछिएगा, मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, तो आज छोटा ही रखते हैं हम लोग, फिर अगले दिन इस पर और विस्तार से बातें करेंगे। धन्यवाद।